नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। सब क्लियर है? चलो भाई, हम लोग एक पढ़ रहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, वो ये था कि लेंथ ऑफ रॉड जो है वो इनवेरिएंट शो करना है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका मतलब क्या है वो जान लीजिए। मतलब ये है कि आपके पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम यहाँ है, एक फ्रेम यहाँ है। इसको आप जनरली एस कहते हो, इसको एस डैश कहते हो। इसकी आप कांस्टेंट वेलोसिटी मानते हैं एस डैश की, यहाँ पर वाई डैश मानते हैं, यहाँ एक्स डैश मानते हैं, यहाँ जेड डैश मानते हैं। इस पर एक्स है, इस पर वाई है और इस पर जेड है। इसका ओरिजिन ओ है और इसका ओरिजिन ओ डैश। ये इनर्शियल फ्रेम का बेसिक स्ट्रक्चर है। और हमने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्स में ही चलाएं, वाई में भी चला सकते हैं, जेड में भी चला सकते हैं और किसी एंगल पर भी चला सकते हैं। तो वो केस हम आपको बताएंगे। अभी हम लोगों के पास जो ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन है वो एस डैश को एस के रिस्पेक्ट में एक्स में ही चलाने पर है, उन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो हमने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, वहां पे हो सकता है कि लेंथ ना रही हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रहा हो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कुछ क्वेश्चन इस तरह का रहा होगा। हमको लगता है कि अगर आप लोग पुराना वाला वीडियो देखे हैं तो इससे पहले वाला, तो उसमें यहाँ पर लिखा था सो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 पॉइंट क्या है, अगर आप रॉड भी मानते हैं तो उसका भी एक एंड एक कोऑर्डिनेट रखेगा, एक पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा एंड जो होगा वो भी एक पॉइंट रखेगा, तो 2 पॉइंट तो वैसे भी हो गए। तो क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। या तो आप ये कहिए कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इनवेरिएंट, और या आप ये कहिए कि लेंथ ऑफ रॉड इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और दोनों का डेरिवेशन सेम होगा, ठीक। अब अगर वो कह रहा है कि लेंथ मानिए, तो हमने आपसे कहा था कि 2 पॉइंट स्पेस में मान लीजिए, ठीक है। पॉइंट कौन कौन से वो देख लीजिए, एक पॉइंट यहां मानिए और एक पॉइंट यहां मानिए, और मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक रॉड है। दोनों पॉइंट को मिलाने पर एक लाइन बनेगी, वो रॉड की लेंथ हो सकती है। अब रॉड का एक सिरा मान लीजिए P है और दूसरा सिरा मान लीजिए Q है। ये कहीं स्पेस में है, कहीं हवा में। ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो चीज फ्रेम एस से दिखेगी वही चीज फ्रेम एस डैश से दिखनी चाहिए। तो ये देखिए, एक हमने जो है एक रॉड मान ली है, इसका एक सिरा हमने मान लिया है P और दूसरा सिरा मान लिया है Q है, और इसके दोनों से दोनों एंड्स O और O डैश से देखे जाने चाहिए। तो अब अगर P को O से देखें तो यहां से मिला दीजिए, तो पहली लाइन आपने कहां से मिलाई, O से, तो O से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ऐसे ही इसको O डैश से देखा जाना चाहिए। तो अगर आप O डैश से इसको देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा वही कोऑर्डिनेट x1 डैश y1 डैश z1 डैश। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। तो P पर जो है, एक बार आप इसे O से देखेंगे तो ये फ्रेम S है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पर x y और z है, तो ये x1 y1 z1 दिखेगा।
जब इसी वाले एंड को आप ओ डैश से देखेंगे तो ये x1 डैश y1 डैश और z1 डैश दिखेगा। ओके, अब आप जरा इस वाले सिरे की बात कर लें तो इसको यहां से मिलाइए और इसको यहां से मिलाइए, मतलब Q पॉइंट को भी रॉड के दूसरे एंड को एक बार O से और एक बार O डैश से मिला दें। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 z2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S के ओरिजिन के, और O डैश से अगर इसको देखेंगे तो ये होना चाहिए x2 डैश y2 डैश z2 डैश। ये जो रॉड यहां पर बनी है इसके दोनों सिरों का कोऑर्डिनेट है, या रॉड ना माने रॉड मिटा दे तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। आपसे कहा जा रहा है कि आप ये प्रूव कर दीजिए कि जितनी गैप या जितनी लेंथ या जितनी डिस्टेंस आपको ओ वाले ऑब्जर्वर से दिखेगी, यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो वो जितनी लेंथ देखेगा उतना ही ओ डैश वाला भी देखेगा। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा हो। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैंने आपको बताया था, वी नो दैट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन GTE लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप न लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, आप फुल फॉर्म में ही लिखिएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था? x डैश जो था वो x माइनस vt था, y डैश जो था वो y था, z डैश जो था वो z था, और t डैश जो था वो t था। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, या इसका उल्टा भी हो सकता है, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिसमें x को x डैश प्लस bt, y को y डैश, z को z डैश, t को t डैश माना जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं? अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कैसे निकालते थे? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कैपिटल P एंड Q, या ये कह दें OR, लेंथ ऑफ रॉड किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू O ऑफ फ्रेम S। समझिए, O का मतलब ओरिजिन, फ्रेम S के ओरिजिन से देखने पर P और Q के बीच में कितना गैप होगा। तो O से देखने पर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, डैश नहीं, डैश तो O डैश से देखने पर मिलेगा। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? L इज इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला है जो आपको मिलेगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसी तरह से जब आप O डैश से देखोगे तब आपको क्या मिलेगा? तो अगेन फॉर O डैश L डैश इज इक्वल टू अंडर रूट x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर, y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर, z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा। ये कहां से देखने पर मिलेगा? O वाले के लिए। ये किसके लिए मिलेगा? O डैश वाले के लिए, क्योंकि O डैश के लिए P और Q का कोऑर्डिनेट डैश पे लिखा है। P का कोऑर्डिनेट लिखा है x1 डैश y1 डैश z1 डैश, और Q का कोऑर्डिनेट लिखा है x2 डैश y2 डैश और z2 डैश। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये प्रूव करना है कि L किसके बराबर है? L डैश के, और L डैश के बराबर कब है? अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक और बात, दोनों सिरों के कोऑर्डिनेट या दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट एट ए सेम टाइम दिखने चाहिए, इसलिए कि जब आप सेम टाइम पर देखेंगे तभी आपको डिस्टेंस जो है वो इनवेरिएंट नजर आएगा। तो अगर सेम टाइम पर देखना है तो जहां जहां फार्मूले में T होगा
वहां पर हम T1 और T2 जैसी चीजें नहीं लिखेंगे। मतलब वो स्लॉट के जैसे ये मार्कर है स्पेस में, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को अगर कहीं से देखना है तो O वाला भी उसी समय देखे और O' वाला भी उसी समय देखे, इन दोनों से हो। इसका मतलब दोनों के लिए जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, अलग अलग टाइम पे लोग ना देखें। इसका मतलब है कि पूरे डेरिवेशन में अब जो होने वाला है, वैल्यूज जब पुट की जाएगी तो उसमें कहीं भी हम T1 और T2 जैसी चीजें नहीं लिखेंगे, सबको T लिख देंगे, क्योंकि एट द सेम इंस्टेंट चेक करना है, एक क्षण पे दोनों को चेक करना है। तो क्या मिलेगा, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लें, और आपसे कहा जाए कि यहां से वैल्यू उठाइए। अब वैल्यूज क्या होगी, x डैश की वैल्यू अगर x माइनस bt है तो x2 डैश की वैल्यू x2 डैश की वैल्यू x2 माइनस bt होगी। मैं फिर कह रहा हूँ T2 और T1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अगर देखा जाए, नाउ फ्रॉम कहाँ से लिखना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस bt, x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस bt, इस वाले इक्वेशन से। तो x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि bt कट जाएगा। और क्या होगा, आगे y की बात कर रहे हैं, एंड y2 डैश की वैल्यू y2 के बराबर, z2 डैश की वैल्यू z2 के बराबर, y1 डैश की वैल्यू y1 के बराबर, और z1 डैश की वैल्यू z1 के बराबर होगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू x2 माइनस x1 यहाँ रख दीजिए, y2 डैश y2 के बराबर है, y1 डैश y1 के बराबर है, तो यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा। z2 डैश z2 के बराबर है, z1 डैश z1 के बराबर है, तो यहाँ z2 डैश माइनस z1 डैश हो जाएगा। सारी वैल्यूज आप उठा के यहाँ रख दें तो ये जो l के बराबर अंडर रूट में लिखा है वही l डैश में भी आ जाएगा। तो जैसे ही ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे, लास्ट में हमको l की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, l डैश। लेकिन आपको ये l डैश के इज इक्वल टू तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसमें इस्तेमाल नहीं कर देते हैं। अगर आप इसे इनवर्स से लगाना चाहते हैं, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो वैल्यूज इसमें पुट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इनवर्स गैलीलियन बताता है कि x इज इक्वल टू x डैश प्लस bt। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट गैलीलियन इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे, अगर इनवर्स गैलीलियन इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये एक क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए थे, इससे पहले वाले लेक्चर में भी, और आज हमने इसका रिवीजन कर दिया है। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला एप्लीकेशन है कि इससे हम लेंथ ऑफ रॉड को इनवेरिएंट या दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को इनवेरिएंट शो कर सकते हैं। अब क्या करें, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि आप जो न्यूटन का फंडामेंटल इक्वेशन है, आपको पता है कि इनर्शियल फ्रेम में ए डैश के बराबर होता है। हमारी सारी वीडियो पहले की देख लीजिए आप लोग। एक्सीलरेशन जितना फ्रेम यस के लिए होता है उतना ही फ्रेम यस डैश के लिए होता है। फोर्स जितनी फ्रेम यस के लिए होती है उतना ही फोर्स फ्रेम यस डैश के लिए होता है। एफ इज इक्वल टू एफ डैश। तो इसको भी अगर कहें कि गैलीलियन से प्रूव कर दो, चूंकि इनर्शियल में ऐसा होता है और गैलीलियन इनर्शियल के लिए लिखा गया है, इसलिए जो चीजें इनर्शियल में फॉलो होती थी वो चीजें गैलीलियन में भी फॉलो होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन इसमें और है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर बी, तो एप्लीकेशन नंबर बी में क्या कह सकते हैं, ये सारा मैं मिटा दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से आप गैलीलियन की वैल्यू में करके दोनों लेंथ को जो है वो इनवेरिएंट शो कर सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं दूसरा वाला एप्लीकेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, सो दैट न्यूटन्स, ठीक है, न्यूटन्स फंडामेंटल इक्वेशन
फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू ma। इसको प्रूव करना है इज इनवेरिएंट, और कहाँ इनवेरिएंट शो करना है, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। आपको शो करना है कि जो न्यूटन का फंडामेंटल इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू ma, ये इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब ये है कि बिना डैश वाली चीजें डैश वाली चीजों के बराबर हो। जैसे F बराबर ma, अगर F डैश बराबर ma डैश के इज इक्वल टू आ जाए तो मान लिया जाएगा कि ये क्या है, इनवेरिएंट। जैसे पीछे वाले में L डैश के बराबर आ गया, इसलिए हमने कहा कि इनवेरिएंट है। अब क्या करना है, F डैश के बराबर आ जाए तो उसके लिए फिर वही सब काम करेंगे। आप क्या करेंगे, दो फ्रेम बना लेंगे। पहले एक फ्रेम बनाया S, इसको एकदम रिमेम्बर कर लीजिए आप लोग, ये बार बार बनेगा। जब तक हम लोग ये रिलेटिविटी का पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी, तब तक आपको यही फिगर बार बार बनाना पड़ेगा। एक फ्रेम यहां बना लीजिए, इस फ्रेम को कहिए S है, इसको कहिए S डैश है, ठीक है। यहाँ पर एक वेलोसिटी बन जाए, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ड्यू टू इनर्शियल। यहाँ पे O होगा, यहाँ पे O डैश होगा। इन एक्सिस के नाम x, y और z होंगे। इन एक्सिस के नाम x डैश, y डैश और z डैश होंगे, ठीक है। लिखने पढ़ने और मानने का तरीका हमने आपको बताया था कि आप कैसे लिखेंगे। कंसीडर वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S एंड S डैश दैट इज इनर्शियल such that frame S dash moving with constant velocity small v relating to frame S in positive x direction, ठीक। ये कथा बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, एक पॉइंट P, और इस पर एक पार्टिकल मान लेते हैं जिसका अपना कुछ मास होगा। मान लेते हैं कि इस पार्टिकल पर मास कितना है, m। इसका कोऑर्डिनेट x, y और z है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S के ओरिजिन के, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ फ्रेम S। और अगर टाइम मानना चाहिए तो आप इसमें t भी लिख सकते हैं। दूसरा जो होगा वो x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। लेकिन अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि इस पॉइंट को दोनों लोग एक साथ हमेशा देखते हैं। तो अगर एक साथ देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये एज्यूम कर लीजिए कि t किसके बराबर होगा, टी डैश के। ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि हमेशा टी को लगभग टी डैश के बराबर ही मान के चलते हैं, एक ही समय पर दोनों इवेंट देखते हैं। तो अब अगर ये एक पार्टिकल जिसका मास m है तो इस पर कोई फोर्स मान लीजिए लगा दीजिए, या इसमें एक्सीलरेशन ला दीजिए। तो जब आप फोर्स लगाएंगे या इसमें एक्सीलरेशन आएगा तो चूंकि इसका मास पहले से है, अगर इस पर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई हो जाए तो ये फोर्स बन जाएगा, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई फोर्स होता है। अगर इसमें फोर्स बन जाए तो वही फोर्स एक बार S से देखनी है और वही फोर्स एक बार हमको कहाँ से देखनी है, S डैश से। और आपको प्रूव करना है कि जितनी फोर्स हमको इस m मास के पार्टिकल पर फ्रेम S से अपीयर होता है, महसूस होता है, उतना ही फ्रेम S डैश से भी महसूस होगा। तो इसको पहले मिला दिया जाए। ये देखिए, इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। अब लिखने वाले में बात नहीं कर रहा हूं, जो फोर्स आप लगाए हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सपोज एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F अप्लाइड, कहां पे अप्लाई कर दें, एट पार्टिकल आप मास स्मॉल m, कहां पे है ये, एट पॉइंट P इन स्पेस। फिर से सुनिए, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पार्टिकल पर जिसका मास कितना है, m। अब अगर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो उस फोर्स को एक बार यहां वाला ऑब्जर्वर देखे और एक बार यहां वाला ऑब्जर्वर देखे। एक बार जो O पर बैठा है वो चेक करें कि कितना फोर्स होगा, और एक बार O डैश वाला चेक करेंगे कितना फोर्स होगा, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जर्वर, कहां पर, एट ओ, कितना फोर्स महसूस करेगा, F इज इक्वल टू एम। तो ए लिखना ठीक नहीं है क्योंकि यहां का कोऑर्डिनेट आपके लिए कितना है, x। तो x अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो dx बाई dt वेलोसिटी बनेगा और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t एक्सेलरेशन बनेगा। तो हमको यहाँ a लिखने के बजाय इस कोऑर्डिनेट x को देखते हुए क्या लिखना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, इस तरह से। तो मान लीजिए कि हम मैग्नीट्यूड में ही लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख देंगे। ये कहां से दिखेगा, ओ पर जो ऑब्जर्वर है उसको दिखेगा, ठीक। अब अगर इसी फोर्स को यहां वाला ऑब्जर्वर देखे तब उसको क्या नजर आना चाहिए, तो उसको नजर आना चाहिए एफ डैश इज इक्वल टू एम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स डैश विद रिस्पेक्ट टू टी डैश, टी डैश का स्क्वायर लिख दो। फिर से देखिए, आपने एफ फोर्स लगाई है इस वाले पार्टिकल पर जिसकी खुद की वैल्यू मास में कितनी है, एम, ठीक। जब आप एम पे फोर्स लगाएंगे तो एक उस फोर्स को एक बार एस वाला ऑब्जर्वर देखेगा, एक बार एस डैश वाला ऑब्जर्वर देखेगा ओरिजिन से, एस वाला देखेगा तो उसको ये फोर्स नजर आएगी, एस डैश वाला देखेगा तो उसको ये फोर्स नजर आएगी। अब आपको प्रूव करना है कि ये एफ इस एफ डैश के बराबर है। और अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहते हैं आप तो आप ऐसे लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए वेक्टर और यहां पर लिखते हैं एफ डैश इज इक्वल टू एम ए डैश वेक्टर। तो हमको ये वाला इक्वेशन अर्थात इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक जैसा शो करना है। आपकी मदद कौन कर सकता है इसमें, आपकी मदद कर सकता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए आप प्रूव करें। तो दोनों चीजों में अगर देखें तो यहां पर यम है, यहां पर यम है। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x डैश विद रिस्पेक्ट टू t डैश के इक्वल आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो कैसे आएगा, अब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो लिखेंगे यहां क्या, नाउ फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन GT की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि x डैश की वैल्यू कितनी है, x माइनस बी टी, और t डैश की वैल्यू कितनी है, t। तो अगर x डैश की वैल्यू x माइनस बी टी है तो ये इंप्लाई कर सकता है x डैश की वैल्यू x माइनस बी टी है तो dx डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx। ये मिल सकता है आपको, क्योंकि जब आप x पर d लगाएंगे तो यहां पर भी आप चाहें तो अब टाइम एक जैसा होगा तो आप चाहें तो इसमें dt लगा तो सकते हैं, ये देखिए। लेकिन सेम टाइम पर देखना है इसलिए टाइम का जो डिफरेंस होगा वो बाद में आपको कितना मिल जाएगा, 0। तो इसलिए यहां पर dt लिखिए और चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप dt डैश लिखेंगे t डैश बराबर t, दूसरा जो फार्मूला है इसका, तो यहां से dt डैश आपको कितना मिलेगा, dt। अब dx डैश की वैल्यू आई dx माइनस v dt जिसमें dt की वैल्यू 0 होने वाली है और t डैश की वैल्यू t थी जहां से dt डैश का मान हमको dt के बराबर मिलेगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप उसी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कैसे। बहुत बवाल ना पालिए नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगी, कभी कभी ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाती है। इस इक्वेशन को 2 बार t के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो कैसे होगा, एक बार होगा ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर dx बाई डी टी और माइनस b, क्योंकि t के लिए डिफरेंशिएशन किया है तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया। जब आप सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t मिलेगा और b चूंकि कांस्टेंट है इसलिए ये 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए v हम क्या मान के चले थे, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए b का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0।
अभी दोनों तरफ टी टी लिखा है और हम ये जानते हैं कि टी किसके बराबर होता है, टी डैश के, तो इस वाले टी को हम टी डैश लिख दें तो अंतिम लाइन क्या मिलेगी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स डैश विद रिस्पेक्ट टू टी डैश, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर से सुनिए, पहले दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फोर्स लिखा, एक बार ओरिजिन ऑफ यस के लिए वो लिखा फोर्स, एक बार ओरिजिन ऑफ यस डैश के लिए फोर्स लिखा। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इस फंडामेंटल इक्वेशन को इनवेरिएंट दिखा दें। इनवेरिएंट का मतलब जितना पहले फ्रेम में फोर्स है उतना ही दूसरे फ्रेम में आ जाए, और किसके अंतर्गत दिखाना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहता है एक्स डैश की वैल्यू एक्स माइनस बी टी के बराबर है। चूंकि हम एक्स में ही चल रहे हैं इसलिए वाई और जेड को लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर ये एक बार डिफरेंशिएट होगा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जब आप इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बी चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका दूसरे डिफरेंशिएशन में वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये वैल्यू आपके पास आई। अब आप ध्यान से देखिए, इतने की वैल्यू किसके बराबर है, इतने की, तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। तो इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड एक जैसा होगा। तो अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लें तो आप ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको यह की वैल्यू कितने के बराबर मिल जाएगी, या डैश के, या यह वेक्टर का मान किसके बराबर मिल जाएगा, एफ डैश वेक्टर। एक इक्वेशन ये लेना है, दूसरा इक्वेशन ये लेना है और तीसरा इक्वेशन ये लेना है, और यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू एफ डैश, और ये प्रूव हो जाएगा। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, कि हमको क्या शो कर रहा था, न्यूटन्स फंडामेंटल इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए गैलीलियन अगर आप लगाएंगे तो जितना एफ आपको मिलेगा उतना ही एफ डैश मिलेगा। ये क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो सकता है और ये कई बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है। और आपको एक क्वेश्चन और इसमें जो है जुड़ सकता है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। एक और पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है, ये हमको लगता है बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता था कि अगर आप जो है एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो पहले में जो प्रोजेक्टाइल है वो दूसरे में स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, वो क्वेश्चन भी आप जो है इसमें गैलीलियन लगा के निकाल सकते हैं। और कल कोई लिख रहा था इसमें जो है कि सर वो गैलीलियन था तो लॉरेंज की ज़रूरत क्या थी, शायद शिवम झा लिख रहे थे। वो उतना जल्दी में है कि वो गैलीलियन पढ़ाने नहीं देंगे, पहले ही लॉरेंज पढ़ लेंगे। तो गैलीलियन में कमी बताएंगे आपको हम, क्योंकि जब तक हम गैलीलियन में आपको कमी नहीं बताएंगे आप हमारे साथ लॉरेंज क्यों पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो गैलीलियन में जब कमी आपको बताई जाएगी तभी हम लॉरेंज पढ़ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें और हम आपको सॉल्व करा देते हैं, सो दैट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पीछे हमने आपको बताया कि लेंथ को इनवेरिएंट शो करिए, दूसरा हमने आपसे कहा कि फोर्स को इनवेरिएंट शो करिए, और अब इसके आगे जो है एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है वो हम आपको बता दें। तो सो दैट करके है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल समझते हैं प्रक्षेप, इस तरह से जो कर्व की तरह होता है, जैसे मिसाइल आप लॉन्च कर दें, आप कोई पत्थर फेंक दें ऊपर की तरफ, तो वो जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल होता है। तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सीन फ्रॉम, कहाँ से देखना है, एक दूसरे फ्रेम से, अनदर प्रोजेक्टाइल, और उसे क्या होना चाहिए, इज स्ट्रेट लाइन, मतलब उनका ये है कि दो लोग जो हो प्रक्षेप गति में हो, तो बाहर से देखने पर भले वो प्रक्षेप गति में हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अगर देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में नजर आएंगे। ये थोड़ा सा कहने में अटपटा है लेकिन ये मैथमेटिकली सॉल्व हो सकता है कि जो है एक प्रोजेक्टाइल का मोशन अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखा जाए तो वो क्या नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज,
ऑप्शन होते थे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसे ऐसे तमाम 3-4 विकल्प होते थे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता था, क्योंकि वहाँ पर भी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम थे, तो ये मान के चलता था कि आपने पूरा पढ़ लिया है, ऐसा होता नहीं था। यहाँ पर प्रूव हो सकता है। तो अब इसे कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। देखिए, दो प्रोजेक्टाइल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल कैसे बनाएंगे? दो प्रोजेक्टाइल का मतलब दो प्रक्षेप गति करा दीजिए। तो एक ये करा दिया और एक ऐसे और करा दीजिए। ये देखिए, ये दो प्रोजेक्टाइल हो गया। ये हुआ प्रोजेक्टाइल 1 और ये हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन 2। दो प्रक्षेप गतियां ओरिजिन से हैं। ये एक्सिस मान लेते हैं कि एक्स है और ये एक्सिस मान लेते हैं वाई है। जनरली ऐसे ही मानते हैं। अब अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इनके प्रोजेक्टाइल का एक वेलोसिटी होगा, एक निश्चित स्पीड से, एक निश्चित वेलोसिटी से ये सेंड हुए होंगे, थ्रो हुए होंगे। तो एक इस पर मान लीजिए कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u1। इस वाले का इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, u2। टू प्रोजेक्टाइल मोशन एक कॉमन पॉइंट से फेंके गए हैं। ये u1 से सेंड किया गया है और ये u2 से। अब इन दोनों प्रोजेक्टाइल को कहीं से देखना है, प्रूफ क्या करना है कि पहला दूसरे को स्ट्रेट लाइन में नजर आए, दूसरा पहले को स्ट्रेट लाइन में नजर आए। तो उसके लिए आपको दो पॉइंट मानना पड़ेगा। एक पॉइंट आप यहां मान लीजिए और एक पॉइंट आप यहां मान लीजिए। मान लीजिए कि ये जो है P1 है या P2 है, कुछ भी मान लो, कहीं भी ले सकते हैं। तो बदल दे कहीं तो इसको P2 कर दे, इसको P1 कर दे, U2 U1 कोई भी हो सकता है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए और इस जगह से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। इस पर हमने क्या लिख दिया, P1। यहां से मिटाते हैं। P2 और P1 का मतलब है प्रोजेक्टाइल 1 और प्रोजेक्टाइल 2। इनके अपने कोऑर्डिनेट होंगे। प्लेन में है तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2y2। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 और y1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये परपेंडिकुलर है तो y के पैरेलल है, इसलिए यहाँ का जो वैल्यू होगा वो y1 होगा, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो y2। ये पूरी वैल्यू, ये y2 और ये y1। और ये x पर है तो इतनी वैल्यू क्या होगी, x1। और आगे बढ़ जाए तो ये वैल्यू क्या होगी, x2। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन ये है, सो दैट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट लाइन। कि दो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, उसमें से एक दूसरे को देखेगा तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, दूसरा पहले को देखेगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। लेकिन जनरली दोनों किसमें है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो प्रोजेक्टाइल मोशन माने, एक को P1 कहा, दूसरे को P2 कहा। पहले के लिए इनिशियल वेलोसिटी u1 माना, दूसरे के लिए इनिशियल वेलोसिटी u2 माना। यहाँ पर एक पॉइंट माना जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ पर एक माना जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2। परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए तो इधर इधर जो बने y1 y2 बने, इधर जो बना वो x1 और x2 बना। अब क्या करना है, अब इनके अपने एंगल होंगे। आप जानते हैं कि प्रक्षेप गति का एक कोण होता है, एक एंगल होता है। तो वो एंगल कितना होगा वो देख लीजिए। इस u1 का एंगल यहां से मान लेते हैं कितना है, α1। और दूसरे वाले का एंगल कितना मान लेते हैं, α2 विद x एक्सिस। ये दिमाग में रहे, ये x एक्सिस है, इसके साथ पहला प्रोजेक्टाइल गया है तो उसके लिए एंगल कितना माना, α1। इसी x के साथ दूसरा प्रोजेक्टाइल गया है जिसकी वैल्यू कितना मान ले, α2। अब इस α1 और α2 के हिसाब से चलें तो चूंकि आप जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं, उनके घटक वियोजित होते हैं। तो इस u2 का और u1 का कौन कौन सा कंपोनेंट बनेगा, इस x पर इस u1 का cos α1 बनेगा और इस y पर इस u1 का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, साइन। फिर से सुनिए, इसको हम अलग भी एक तरह से बना सकते हैं। ये देखिए,
अगर ये प्रोजेक्टाइल पहला वाला है और यहाँ u1 है और यहाँ अल्फा 1 है, तो ये u1 cos अल्फा 1 बनेगा और ये u1 sin अल्फा 1 बनेगा। और ऐसे ही जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है वो कितने से गया है, u2 से, और यहाँ कितना बना रहा है अल्फा 2, तो ये u2 cos अल्फा 2 बनेगा और ये u2 sin अल्फा 2 बनेगा। ये देख लिया जाए। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग चलें, वॉइस क्लियर है? पता नहीं को लग रहा है ऐसा नहीं बफरिंग हो रहा है। हाँ लिखिए भाई कुछ। शिवम झा जल्दी में नहीं है, नहीं कुछ कह नहीं रहे भैया। आपने कहा था ना कि लॉरेंज कैसे पढ़ेंगे जब गैलीलियन, तो गैलीलियन की मैं कमी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए। अब सब उड़ा देंगे तो थर्ड ईयर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम बीएससी थर्ड ईयर पढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट थोड़ा पढ़ा रहे हैं, एक ही दिन में सब खत्म कर दें। देखिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर भी करेंगे थोड़ा सा, और काफ़ी ठीक ठाक चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो ये आगे भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन भी आया था बीएससी फर्स्ट ईयर में, कई बार आया है। तो आनंद प्रकाश जी सही है सर, ओके। तो अब जो है हमको क्या लिखना है वो समझ लीजिए। हमने कंपोनेंट तोड़ दिए हैं इनिशियल वेलोसिटी के, तो कंपोनेंट को इस तरह से आए हैं। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि बताइए x1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, तो आपने 11th में कक्षा 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। कोई मुझे बताएगा कि x की वैल्यू वेलोसिटी के, एंगल के और टाइम के टर्म में क्या होगी? एक फार्मूला है छोटा सा, क्वेश्चन मेरा फिर से सुनिए। शिवम झा, दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन आइंस्टीन कर्व ग्रेविटी। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी है। x इज इक्वल टू u अल्फा और t। देखिए फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर एक वेलोसिटी u1 है, दूसरी u2 है। अब हमसे कोई कह रहा है कि बताइए x1 की वैल्यू u1 के, अल्फा 1 के और t1 के टर्म में क्या होगी, तो यहाँ क्या फार्मूला लिख दें, या t कह सकते हो इसको, क्योंकि हम दोनों मोशन को सेम इंस्टेंट पर देखेंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक हम लोग गैलीलियन पढ़ते हैं टाइम को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। लगभग यही मान के चलते हैं कि एक ही इंस्टेंट पर हम दोनों घटनाएं देख रहे हैं, एक ही इंस्टेंट पर हम किसी राड का दोनों सिरा देखते हैं, एक ही इंस्टेंट पर दो पॉइंट के बीच का गैप देखते हैं, एक ही इंस्टेंट पर दोनों फोर्स को मेजर करते हैं, और एक ही इंस्टेंट पर यहां पर भी आपको दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन भी देखना है। बताइए इसमें क्या लिखा जाए? प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई फार्मूला है? u cos थीटा अपॉन 2t। सुदीक्षा सोनी, u cos थीटा अपॉन अरे बहुत सीधा सा फार्मूला है कि जो डिस्टेंस होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई x1 पूछ रहा है तो x1 कौन सा कंपोनेंट होगा? u1 cos अल्फा 1। और x2 कौन सा कंपोनेंट होगा? u2 cos अल्फा 2। y1 कौन सा कंपोनेंट होगा? u1 sin अल्फा 1। y2 कौन होगा? u2 sin अल्फा 2। ठीक है, x1 मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर? वेलोसिटी कंपोनेंट या वेलोसिटी और इनटू टाइम। आपसे अगर कहा जा रहा है कि x1 बताइए, तो x1 कितना है? u1 cos अल्फा 1 की तरफ पढ़ने वाला वेलोसिटी और इनटू टाइम, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर कौन है? u1 cos अल्फा 1, और टाइम हमने क्या ले लिया है? t। उसी t पर हम ये पूरी चीजें देखना चाहते हैं। और फिर x2 कितना होगा? x2 होगा u2 cos अल्फा 2
इंटू टी। पॉइंट नंबर सेकेंड, y2 और y1 क्या होगा, इस तरफ। हाँ, कुछ जवाब दीजिए इसका। देखिए x1 और x2 के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए हैं, हमको आप y2 और y1 का कोऑर्डिनेट बताइए कि इसी हिसाब से मैं y1 को कितना लिखूं और y2 को कितना लिखूं। बस दिमाग में ये रहे कि हम अंडर ग्रेविटी हैं, तो y2 पर पड़ने वाला ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। y2 बराबर लिखने का मतलब y2 बराबर नहीं, y2 बराबर लिखने का मतलब y2 पर पड़ने वाला वेलोसिटी कंपोनेंट या y2 के लिए काम करने वाला वेलोसिटी कंपोनेंट। यहाँ y1 लिखने का मतलब ये डिस्टेंस नहीं, अभी इसमें टाइम नहीं है, ये केवल वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखा है। हाँ बताइए भाई, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे y1 और y2 को। देखो एक बहुत खास बात यह है कि जब आप y1 की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे या y की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपोजिट टू ग्रेविटी काम करेंगे। अपोजिट टू ग्रेविटी का मतलब समझते हैं, अर्थ की तरफ है तो टुवर्ड्स ग्रेविटी मानते हैं, और जब आप अर्थ के अपोजिट जाते हैं, अबव जाते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि g माइनस लेने लगते हैं। तो जब आप y एक्सिस में इक्वेशन लिखोगे तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसमें ग्रेविटी नहीं है। लेकिन जब आप अपवर्ड जाएंगे, वर्टिकल जाएंगे, तो आप ग्रेविटी का अपोज करेंगे और उस समय इसमें s बराबर ut माइनस हाफ जी टी जैसा फार्मूला लगेगा। ठीक, तो डिस्टेंस y1 की वैल्यू कितनी होगी, y1 पर पड़ने वाला वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, u1 sin अल्फा 1 फर्स्ट, और इसके साथ t मल्टीप्लाई हुआ, अभी ये बना डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हाफ जी टी स्क्वायर ये शो कर रहा है कि जब हम y में चलते हैं तो हम अपोजिट टू ग्रेविटी होते हैं, x में नहीं, x में हमने कुछ नहीं जोड़ा घटाया। और इसी तरह से y2 की जो वैल्यू होगी u2 sin अल्फा 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये आपको अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिलेंगे, r बराबर r प्लस बी टी। गड़बड़ हो गया, बहुत सिंपल सा फार्मूला है क्लास 9 का कि हॉरिजॉन्टल में जब चेक करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन तो उसमें ग्रेविटी नहीं मानते हैं, लेकिन जब वर्टिकल जाते हैं तो आप अपोजिट टू ग्रेविटी होती है, इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर में माइनस करना पड़ता है। नीचे आते तो शायद हाफ जी टी स्क्वायर जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये इतने हमको फार्मूले मिले हैं तो यहां से हम x2 माइनस x1 निकाल लें और y2 माइनस y1 निकाल लें। दिमाग लगाइए, x2 माइनस x1 निकालेंगे तो u2 का अल्फा 2 में से u1 का अल्फा 1 घट जाएगा और t दोनों में कॉमन है, तो आपको मिलेगा u2 cos अल्फा 2 माइनस u1 cos अल्फा 1 इंटू टी, और y2 माइनस y1 निकालेंगे तो ये हाफ जी टी स्क्वायर से कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी u2 sin अल्फा 2 माइनस u2 sin अल्फा 1, और यहां पर भी किसका मल्टीप्लाई होगा, टी का। ये वैल्यू आपको मिलेगी इन सारे लोगों की वैल्यू से। अब क्या होना चाहिए, अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 की वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू ऊपर वाला u2 sin अल्फा 2
माइनस U1 साइन अल्फा 1 डिवाइडेड बाई U2 कास अल्फा 2 माइनस U1 कास अल्फा 1, और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, m। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये सारे लोग कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, और कंपोनेंट जो होता है वो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड होता है। तो कंपोनेंट में से कंपोनेंट घटा है, नीचे भी कंपोनेंट में से कंपोनेंट घटा है, इसका मतलब ये कोई वैल्यू रही होगी, तो ये पूरा का पूरा रेशियो जो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा m। तो लास्ट रिजल्ट हमको ये मिला कि अगर हम इस पूरे रेशियो को, जो कि कहीं ना कहीं कांस्टेंट वैल्यू देगा, अगर इसे m मान लें तो हमको मिलता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इनको आप एक तरह से देखें तो y बाई x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये dy बाई dx है और इज इक्वल टू m, या y2 माइनस y1 कोई डिस्टेंस होगी तो y आएगा, x2 माइनस x1 कोई डिस्टेंस होगी तो x आएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx। तो लास्ट लाइन जो आपको मिली वो यहाँ देखिए, पहले इसको हम m माने, फिर इन दोनों डिस्टेंस को घटाएंगे, इन दोनों डिस्टेंस को घटाएंगे तो y में डिस्टेंस घटेगा तो y में ही कोई मान आएगा, x में डिस्टेंस घटेगा तो x में ही कोई मान आएगा। एक लाइन, लास्ट लाइन जो आपको मिलेगी वो y बराबर mx मिलेगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दो प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करते करते हम कहाँ पहुंच गए, y बराबर mx पर। और ये किस चीज का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। मतलब आपको समझ में आया कि दो प्रोजेक्टाइल हो तो भले वो प्रोजेक्टाइल कही जाए, लेकिन पहला प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए स्ट्रेट लाइन और दूसरा प्रोजेक्टाइल पहले प्रोजेक्टाइल के लिए स्ट्रेट लाइन का वर्क करेगा। तो आज इतना ही आपको हम बताएंगे, और अगर कोई टाइम टेबल में चेंज होता है कल तो मैं आपको मैसेज करूंगा, हो सकता है कल शाम को पढ़ा दें। सेकेंड ईयर भी आज शाम को ही गया है, तो नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। पॉसिबल होगा तो मॉर्निंग में ही पढ़ा देंगे, नहीं तो कल शाम को कुछ काम है। आप लोग ये जो है 3 एप्लीकेशन हमने आपको बताए गैलीलियन के, ठीक है। बाकी आपको कल वाले लेक्चर में बताएंगे। सबको थैंक्स, जोड़ते रहिए, सबको पढ़ते रहिए।